हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो स्टार्ट करते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें वो बोल रहा है कि अ लिक्विड इज एन इक्विलिब्रियम, ठीक है, विथ इट्स वेपर इन अ सील्ड कंटेनर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर्स इज सडनली इंक्रीज। ठीक है, तो ये बोल क्या रहा है पहले हम देखते हैं। सुनो, पहले बना लिया करो डायग्राम, अगर डायग्राम तुम्हें लग रहा है तो, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक तुम्हारा लिक्विड है, ये तुम्हारा लिक्विड है इधर, ठीक है। अब ने अभी नहीं बताया, अभी मैंने नहीं पढ़ा कि किसके अंदर वो प्रेजेंट है, ठीक है। अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में मतलब वो चेंज, अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। अब विथ इट्स वेपर स्टेट, मतलब वेपर स्टेट के साथ वो अपने किस में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। अब इन अ सील्ड कंटेनर बोल दिया उसने, तो ठीक है, हमने कंटेनर को भी सील कर दिया, यहां पे हमने सील कर दिया, ठीक है। एट अ फिक्स टेम्परेचर, तो हम मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर मान लो 373 केल्विन है, ठीक है, 373 केल्विन है, एक फिक्स टेम्परेचर है, ठीक। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज। अब क्या कह रहा है कि जो तुम्हारा ये जो कंटेनर है, इसकी वॉल्यूम एकदम से इंक्रीज हो गई, एकदम से इंक्रीज हो गई, तो क्या होगा, अब लिक्विड है वो तो तुम्हें पता है ना, इंडिपेंडेंट होता है, उसका शेप थोड़ी होता है कोई, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी फैल जाएगा, ठीक है ना। अब फैल जाएगा वो, और अभी कंडीशन क्या बताई थी, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, एट कितने पे, 373 केल्विन पे। अब देखो उसने पूछा क्या, ये तो हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद ये बोल रहा है सबसे पहले ए, व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में क्या चेंज आने वाला है, तो जरा दिमाग लगाओ, हमने क्या पढ़ा हुआ है, वेपर प्रेशर मतलब वो प्रेशर जो वेपर लगा रही है, यही होता है ना वेपर प्रेशर का मतलब, जो प्रेशर जो वेपर लगा रही है। अब अगर ये कंटेनर जो था, ठीक है, इसने क्या बोला, साइज जो है इंक्रीज हो गई, मतलब जब इनिशियली कंडीशन में कंटेनर होगा, साइज उसकी छोटी होगी, साइज छोटी होगी तो वेपर प्रेशर वहां पर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, वो कंटेनर को हिट करेंगे वो वेपर, ठीक है। तो यहां पर वेपर प्रेशर क्या होगा, अच्छा खासा होगा। लेकिन जैसे ही तुम साइज बढ़ा देते हो, तुम वॉल्यूम बढ़ा देते हो, तो गैस को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है गैस, और उसको क्या मिल जाती है, बहुत जगह मिल जाती है, जगह ज्यादा मिल जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा प्रेशर, ठीक है। तो जैसे कि तुम एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि तुम देखा होगा पाइप, वाटर पाइप, अगर तुम उसको प्रेशराइज करते हो, मतलब उसको तुम दबाते हो, ठीक है, तो ज्यादा तेजी से पानी निकलता है। लेकिन अगर तुमने क्या किया, इसका एरिया कम कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, समझ रहे हो, अब उसको छोड़ दोगे तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। वैसे ही इसका वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रेशर, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस विथ चेंज इन, विथ सडनली चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इतना समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तुम्हारी गैस, इतना समझ गया हो, ठीक है। चलो, ये ए था हमारा। अब बी क्या है तुम्हारा, हाउ डू रेट ऑफ एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। अब इसकी बात सुनो, रेट ऑफ एवापोरेशन तो हमें पता है कि भाई जब लिक्विड से गैस में जाएगा तो उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो अब ये बताओ, अगर, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर तुम्हारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है, अगर तुम्हारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो एवापोरेशन का रेट क्या होता है, एवापोरेशन का रेट भी बढ़ता है। तो इसको लिखो कि देखो, अगर सरफेस एरिया तुम्हारा बढ़ता है तो वैसे ही क्या बढ़ जाएगा तुम्हारा, रेट ऑफ एवापोरेशन, यही होता है। एवापोरेशन सरफेस फिनोमेना होता है, ठीक है ना, सरफेस फिनोमेना, ये सरफेस से उठ के जाती है ना, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उठ के जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम्हारा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और लंबा हो जाएगा, तो हर जगह से मॉलिक्यूल निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलो, अब दूसरा क्या बोल रहा है, कंडेंसेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर तुमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, जगह ज्यादा हो गई, तो आपस में टकराने की कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है ना। अगर एक स्मॉल रूम था, उसमें 100 लोग थे, तो वो आपस में क्या थे, एकदम प्रेशराइज थे, ठीक है। अब तुमने क्या किया, स्मॉल रूम नहीं, अब तुमने एक हॉल लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएंगे लोग, दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, कंडेंसेशन, मतलब जो कंडेंस थे वो अब क्या होगा, वो
नहीं हुए ना कंडेंस, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको ऐसे समझो कि जो वेपर के जो मॉलिक्यूल हैं, वेपर के जो एटम वगैरह प्रेजेंट हैं, उसमें क्या हो जाएगा, वो कोलाइड नहीं होंगे। कोलाइड नहीं होंगे तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कैसे करेंगे, और ट्रांसफर अगर वो किसी चीज से टकराएंगे नहीं तो वो ठंडे कैसे होंगे, समझ रहे हो ना। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन का जो रेट है वो भी कम हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलो अब ये भी देख लिया हमने। अब ये क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड। अब मतलब इक्विलिब्रियम तुम्हारा वापस आ गया। मतलब समझो, इक्विलिब्रियम दो चीज के बीच की बात चल रही है ना, किस किस के बीच में, एवापोरेशन और कंडेंसेशन। मतलब कि जब रेट ऑफ एवापोरेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। तब हम बोलेंगे कि भाई इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया, समझ गए, ठीक है। तो एंड व्हाट विल बी द फाइनल वेपर प्रेशर। तो भाई जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो जो तुम्हारा फाइनल वेपर प्रेशर है, क्या है, तुम्हारा फाइनल वेपर प्रेशर है, ये तुम्हारा इक्वल हो जाएगा इक्विलिब्रियम, उसी को तुम बोलने लगोगे कि इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर हो गया, ठीक है। तो वो इक्वल हो जाएगा उसके। इतना समझ में आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन ये वहां पे साथ फिनिश होता है। हमने बहुत सारी टर्म देखी है, इसको एक ही बार में देख लो एक बार अच्छे से। कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि अगर तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होते जाता है, पहली चीज ये देखी। दूसरी चीज क्या देखी, अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो एवापोरेशन बढ़ता है, कंडेंसेशन कम होता है, ठीक है। सरफेस एरिया का मतलब भी वॉल्यूम से ही समझ सकते हो तुम, ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है। उसके बाद अब तुम क्या कह रहे हो, व्हाट हैपन व्हेन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो गया तो मतलब किसकी बात कर रही है, दो चीज की बात, तो वे इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, और तुम्हारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। समझ गए वाला क्वेश्चन। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। देखो अब तुम्हारा सेकंड बोल रहा है कि व्हाट इज केसी। केसी क्या होता है, ठीक। फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस तुम्हें गिवन है, ठीक है। केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही केसी बोलते हैं, ठीक है। चलो, और इसको तुम लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोल सकते हो, और वो ऐसे भी कहलाता है। इतना समझ में आ गया ना। चलो, केसी होता क्या है, केसी होता है तुम्हारा रेशियो ऑफ क्या, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट किसके साथ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ गया, ठीक है। इसको चलो ऐसे नहीं समझते अपन, फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन होता कैसे ये देख लो एक बार। कि अगर A प्लस बी मिलके बना रहे हैं C प्लस डी, ठीक है, ठीक है। मान लो ये है तुम्हारा AX, Y, ये M और ये N है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हारा होगा क्या, इक्विलिब्रियम का साइन तो लगाना पड़ेगा जब तो तुम्हारी वो रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, Kc इज इक्वल टू, जो तुम्हारे पावर में है, जो तुम्हारे सामने है, प्रेजेंट है, मतलब जैसे m हो गया ऐसे n हो गया, तो वो चले जाते हैं किस पे, पावर पे चले जाते हैं। तो क्या हो जाता है तुम्हारा, देखो C और D, C के आगे क्या है m, तो ये m, ये हो जाएगा n अपॉन, ये हो जाएगा तुम्हारा ax, a की पावर x, b की पावर y, तो ये हो जाता तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारा ये इक्वेशन लगती रहेगी, ठीक है, इसलिए मैंने पहले बता दिया। इतना आ गया समझ में, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन पे आते हैं हम वापस। क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें केसी निकालना है। तो केसी का फॉर्मूला भी तुमने देख लिया कि रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन तुम्हारा क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। चलो, तो केसी इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, यहाँ पे देखो है तुम्हारा वो SO3, लेकिन इसके सामने है तो ये कहां पे चला जाएगा, 2 पावर में चला जाएगा इसके, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा SO3 का स्क्वायर अपॉन, अब बात करो किसकी, रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा SO2, ठीक है, उसका भी ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, पावर आ जाएगा ना, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा O2, ठीक है। ध्यान दो किसमें, सब गैस में, गैस फेस में, तो ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें ये देखना है क्या वैल्यूज गिवन है या नहीं है, वैल्यूज गिवन है तुम्हारा, तो क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू, देखो SO3 की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, क्या SO3 की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 1.90 का स्क्वायर, ठीक है, मोल में है ये, तो मोल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
अपॉन तुम्हारा SO2 और O2, ठीक। SO2 की वैल्यू कितनी दी है तुम्हें 0.60 मोल, ठीक है, इसका भी स्क्वायर। और अब O2 की वैल्यू देख लो भाई, O2 की वैल्यू तुम्हें दी है 0.82, ठीक है, 82 मोल तुम्हें ये गिवन। अब यहां पर जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 12.22 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। क्योंकि ये कंसंट्रेशन की बात हो रही है तो यूनिट भी क्या आएगी, यही तो आएगी तुम्हारी यूनिट। समझ गए इतना? चलो, तो ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा यूनिट, और इसके बाद हमने समझ गया ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व। सिर्फ पता होना तो तुम्हें फॉर्मूला, वो अपन ने देख लिया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट से कह रहा है कि एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर तुम्हें कितना दिया 10⁵ पास्कल। उसके बाद आयोडीन वेपर कंटेन 40% बाय वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा वेपर प्रेशर है किसका, आयोडीन जो गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है, वो उसका उसके अंदर जो 40% है उसके अंदर क्या है तुम्हारे आई एटम प्रेजेंट है, मतलब आयोडीन के कुछ एटम प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले देखो लिखा है 40%, 40% मतलब कितना होगा 100 में से 40, यही होगा ना, परसेंट 100 में से निकालते हो तो 40 हो जाएगा तुम्हारा ये। तो अगर मैं तुम्हें देखो सबसे पहले दिया है क्या क्या, टोटल प्रेशर है ना, कितना दिया है तुम्हारे टोटल प्रेशर 10⁵ पास्कल, और उसमें से वो बोल रहा है कि वेपर कंटेन 40%, मतलब किस में से 40 होगा, किस में से 40 होगा 100 में से, तो क्या करोगे तुम 40/100, तो ये कितना हो जाएगा 0.4, ठीक। और ऑलरेडी प्रेशर कितना है तुम्हारा 10⁵, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 10⁵ पास्कल। तो आयोडीन एटम का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁵ पास्कल। तुम्हारा इतना प्रेशर पहले से ही था, लिखा हुआ है एकदम, देखो टोटल प्रेशर। अब बात करते हैं, हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट केपी। केपी जो है और केसी जो है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर प्रेशर की बात आ रही है, कंसंट्रेशन की बात नहीं, अभी हम मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे तो हमने प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा था, याद आ रहा है ना, ठीक है। अगर प्रेशर की बात आ रही है तो कुछ नहीं करना, वहां पर पी लगा दो, मतलब प्रेशर की बात करने लगो तो तुम्हारा केपी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला पूरा का पूरा सेम ही रहेगा, इतना समझ गए ना। चलो ठीक है, अब देखते हैं हमें चाहिए है केपी। केपी क्या बोलता है, ठीक है, केपी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही चाहिए है, लेकिन प्रेशर की बात चल रही है इन टर्म ऑफ प्रेशर, ठीक है। केपी क्या बोलता है भाई, प्रेशर के टर्म में बोलेगा कि प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा 2I, 2I है, तो जो 2 है वो किस में चला जाएगा तुम्हारा पावर में, तो ये हो जाएगा I का स्क्वायर अपॉन क्या है तुम्हारा I2, ठीक है। तो हमारे पास वेपर प्रेशर किसका प्रेजेंट है, अभी 0.4% किसका प्रेजेंट है, आयोडीन का, ठीक है, किसका, आयोडीन का प्रेजेंट है हमारे पास। लेकिन I2 मॉलिक्यूल का कितना होगा जरा ये बताओगे तुम, ठीक है। तो देखो अगर 100 में से 40% तुम्हारा आयोडीन है, ठीक है, तो बाकी के बचे हुए परसेंटेज किसके होंगे, तुम्हारे आयोडीन मॉलिक्यूल के। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 100 माइनस 40, मतलब कितने परसेंट, 60% होगा तुम्हारा किसका, आयोडीन मॉलिक्यूल का। आयोडीन मॉलिक्यूल मतलब वेपर प्रेशर की बात चल रही है, आयोडीन वेपर का, ठीक है। चलो आयोडीन वेपर का तुम्हारा ये होगा, ठीक है, 60%। अब 60% किस में से होगा, 100% में से, तो लिख लो ये क्या जाएगा 60/100 इंटू टोटल प्रेशर कितना है तुम्हारा 10⁵, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 0.6 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये किसका हो गया तुम्हारा I2 मॉलिक्यूल्स का, जो कहां पे है तुम्हारे वेपर फेस में है, किसमें है, जो वेपर फेस में है। इतना समझ में आ गया। अब हमारे पास दो चीज हैं, एक है I, एक है I2। अब निकालना क्या है, केपी निकालना है, तो वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा। केपी इज इक्वल टू, आयोडीन का आंसर कितना है तुम्हारा 0.4 इंटू 10⁵ का स्क्वायर अपॉन I2 का कितना है तुम्हारा 0.6, तो रख दो 0.6 इंटू 10⁵, ठीक है, पास्कल। इतना समझ में आ गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, केपी इज इक्वल टू, जब इसको तुम सॉल्व करोगे सीधे सीधे आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना 2.67 इंटू 10⁴ पास्कल। आंसर पास्कल क्यों आया, मोल लीटर इनवर्स क्यों नहीं आया, या लीटर मोल इनवर्स क्यों नहीं आया, क्योंकि केपी की बात चल रही थी।
P मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब पास्कल या फिर बार या फिर ATM, यही तो होता है। और यहाँ पर सारे के सारा प्रेशर किस में है? पास्कल में, तो आंसर भी किस में आएगा? पास्कल की टर्म में तो आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। काफी ज्यादा इजी लगा होगा, सिर्फ फॉर्मूला पता होना था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। चलो देखो, अब तुम्हारा नेक्स्ट क्या कह रहा है कि राइट एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हर रिएक्शंस के लिए तुम्हें Kc की वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, तो ये तो काफी इजी है। अब कैसे लिखोगे? सिर्फ फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन उसके पहले थोड़े से रूल्स देख लो। ठीक है, रूल्स क्या है कि अगर किसी में, ठीक है, किसमें, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, अगर किसी भी रिएक्शन में तुम्हारा सॉलिड प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे तुम इसमें देख सकते हो कौन सा सॉलिड है, ये सॉलिड है, ठीक है, और कौन सा सॉलिड तुम्हारा, ये सॉलिड है। ठीक, अगर तुम्हारा सॉलिड प्रेजेंट है तो बाय कन्वेंशन हम क्या करते हैं, उसको कर देते हैं हम इग्नोर, हम उसको कर देते हैं इग्नोर, और उसकी वैल्यू हम मानते हैं 1, मतलब यूनिटी। उसका जो मास है हम मान लेते हैं 1। समझ गए इतना? ठीक है, तो देखो अभी हम देखेंगे कैसे क्या नहीं। ठीक है, चलो मान लेते हैं हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, A प्लस बी बना रहा है क्या, C प्लस डी। ठीक है, जिसमें जो D है तुम्हारा वो क्या है, सॉलिड है। ये तो समझ में आ गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ D, और फिर लिखोगे एक्टिव मास ऑफ A, एक्टिव मास ऑफ B। तो मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारा सॉलिड प्रेजेंट है, ठीक है, अगर तुम्हारा सॉलिड प्रेजेंट है जो कि D जो तुम्हारा सॉलिड है, तो इसको कर देते हैं इग्नोर। तो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा एक्टिव मास ऑफ C अपॉन एक्टिव मास ऑफ A, एक्टिव मास ऑफ B। तो ये आएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, इग्नोर कर देते हैं उसको। ठीक है, और ये आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें देखोगे कि तुम क्यों इग्नोर कर देते हैं। ठीक, ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई लिक्विड प्रेजेंट है, अगर कोई लिक्विड प्रेजेंट है या फिर तुम्हारा H2O है, H2O मॉलिक्यूल है या फिर कोई लिक्विड है, तो उसकी वैल्यू भी हम मान लेते हैं यूनिटी। ठीक है, मतलब 1। समझ में आ गया? ठीक है, तो बस इसी को ध्यान रखते हुए हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, पहला है 2NaOCl जो बना रहा है, क्या है तुम्हारा, गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो भाई Kc की वैल्यू क्या होगी, देखो प्रोडक्ट साइड देखो जरा। सबसे पहला लिख लेते हैं हम इधर, फर्स्ट क्या बोल रहा है, तो Kc की वैल्यू क्या होगी, हमने बोला प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट है क्या तुम्हारा यहाँ पे, NO का स्क्वायर एक्टिव मास, और ये Cl। मैं एक चीज तुम्हें बता दे रहा हूं कि ये वाले कोफिशिएंट से हमें कोई मतलब नहीं है, वो बताता है उसकी मॉलिक्यूलरिटी की कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके अंदर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हमें सिर्फ यहां से मतलब है, स्टोइचियोमेट्री से ही मतलब है सिर्फ हमें। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, वो जो तुम्हारे पावर पे चला जाएगा, जितना भी इधर प्रेजेंट होगा वो पावर पे चला जाएगा। ये हमने बार बार देखा है। ठीक है, तो बस अब जल्दी जल्दी से करते जाओ। यहाँ पर इसके साथ क्या होगा, ये हो जाएगा NOCl जो कि गैस में है, ये हो जाएगा स्क्वायर। ये होगा तुम्हारा क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसका, फर्स्ट के लिए। इतना आगे समझ में इजी था। चलो ठीक है, अब यहां पे देखो जरा सेकंड वाला देखो जल्दी से। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, Kc इज इक्वल टू, ध्यान देना आप। ठीक है, यहां पे देखो ये सॉलिड है, ठीक, और ये भी सॉलिड है। तो मैं लिखूंगा क्या, पहले मैं नॉर्मल लिख रहा हूं, फिर नेगलेक्ट करेंगे हम इसको। ठीक है, यहां पर आएगा पहले प्रोडक्ट, तो क्या लिखोगे तुम, CuO का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल हमने पूरी इसको इज्जत दी, एकदम रिस्पेक्ट दिया, उसके बाद हम इसको करेंगे चीजें। अब यहाँ पे क्या है, NO2 इसका 4 पावर। ठीक है, यहां पर है O2, तो O2 के देखो सामने कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा पावर में, अपॉन। अब रिएक्टेंट पे जाओ, रिएक्टेंट क्या है तुम्हारा 2। ठीक है, 2 क्या है, अब जब ये आगे है तो पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो लिख दो यहाँ पे, ये कुछ नहीं है अब ना, ये हो जाएगा CuNO3। ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक हो जाएगा, ये इसको मत समझ लेना कुछ, ये कुछ नहीं है ना। अब देखो यहां पर तुम लोग क्या करते हो, कभी कभी नहीं लिखते हो कि कौन सी स्टेट में क्या है। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड होगा, यहाँ पे लिक्विड होगा, तुम ये लोग नहीं लिखते हो, लेकिन यहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, ये सॉलिड फॉर्म में है और ये भी तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में है, तो इनको करना है नेग्लेक्ट। तो तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा NO2 की पावर 4 और O2। ठीक है, देखो आंसर यहीं पे देख सकते हो तुम, ये हट गया, ये हट गया, बचेगा क्या, 2 का तो आंसर आना है, 2 का आंसर आ गया। इतना आ गया समझ में? ठीक है, चलो इसी के साथ अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे तुम्हारा थर्ड वाला क्या बोल रहा है, CH3CO। अब ये एक्वस में है। अब एक चीज, एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं तुमसे, एक्वस और लिक्विड में फर्क क्या है?
ठीक है, दोनों तो पानी ही है, तुम तो यही बोलोगे मेरे से कि दोनों में तो पानी यूज हो रहा है। तो एक्वस और लिक्विड का फर्क जल्दी से कमेंट में बता देना तुम, उम्मीद है पता तो होगा ही ना, इतना अपन पढ़ के आए हैं। ठीक है, चलो देखो अब तुम्हारा ये क्या है, CH3COO C2H5। एक चीज और अभी बता दे रहा हूं कि एक्वस नहीं हटेगा, लिक्विड हटेगा, समझ गए इतना? ठीक है, अब बाकी का आंसर तुम बताओगे मेरे को। देखो ये है, यहां पे देखो प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा प्रोडक्ट, तो जरा लिखो प्रोडक्ट का नाम, ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो सारे के सारे एक ही एक प्रेजेंट है, एक ही एक मोल प्रेजेंट है उसका, तो ये क्या हो जाएगा CH3COOH एक्टिव मास इसका, ठीक है, और ये हो जाएगा C2H5OH। अपॉन में रिएक्टेंट के बारे में लिखना है, रिएक्टेंट के बारे में क्या आएगा, CH3COO C2H5 जो कि एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है। मैंने वाटर नहीं लिखा क्योंकि मैंने अभी बताया था, देखो दो चीज देख लो इसमें, ये तो लिक्विड पहले लिखा ही है वाटर, और वाटर खुद वाटर है, जो मैंने अभी बताया था कि वाटर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर किसका, थर्ड का। और भाई ये लिख लेना KC इज इक्वल टू, वरना बोलो कि क्या समझा क्या रहे हैं। ठीक है ना, चलो अब जाओ फोर्थ पे। फोर्थ क्या बोल रहा है तुम्हारा, फोर्थ क्या बोल रहा है तुम्हारा, देखो ये Fe3+ आयन है एक्वस में और 3OH माइनस दे रहा है, तो 3OH माइनस दे रहा है, वाटर कहीं नहीं है। ठीक है, वाटर कहीं नहीं है, तो बस इसका जरा फॉर्मूला लिखो, क्या हो जाएगा, देखो Fe, यहां पे आप ध्यान से देखो, KC इज इक्वल टू ये बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट FeOH। ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं है, ये हो जाएगा थ्राइस, और ये है सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट। ठीक है, सॉलिड में प्रेजेंट है। अब बच्चा क्या तुम्हारा Fe3+, 3+, इनके साथ मत कर देना, पावर को बाहर लिख दो वरना, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, यहां पे क्या जाएगा, फिर OH माइनस का क्यूब, ठीक है, क्योंकि पावर ऊपर चली गई, इतना समझ में आ गया। और ये क्या है, ये तुम्हारा एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहां पे लिख लो एक्वस, ये भी है एक्वस। ठीक है, और बाकी तुम्हारा ये सॉलिड फॉर्म में। मैंने क्या बोला, सॉलिड को हमें क्या करना है, इग्नोर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का आंसर KC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/1 क्यों हो गया, Fe को नेगलेक्ट कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा Fe3+, और ये हो जाएगा OH माइनस थ्राइस। समझ गए, ये हो जाएगा आंसर। लास्ट बचा है तुम्हारा ये वाला, इसका आंसर जल्दी से बता दो मेरे को, फिर मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूं। लास्ट का आंसर होगा क्या तुम्हारा, ये होगा I2 सॉलिड है और यहां पर कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, I2 सॉलिड है और कोई फेस नहीं लिखा है, तो चलो हम देखते हैं। I2 सॉलिड मतलब ये हो जाएगा I5, ठीक है, F5 इसका स्क्वायर प्रोडक्ट। ठीक है, KC इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, I2 सॉलिड है, सॉलिड है तो अब मैं डायरेक्ट लिखता ही नहीं हूं इसको। ठीक है, तो मैंने नेगलेक्ट कर दिया, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा F25, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। समझ गए, इजी था ना ये, समझ गए, सीधे सीधे तुम्हें लिखना है, सिर्फ 3 रूल को फॉलो करते, 3 भी नहीं है वो 2 ही है। ठीक है, 2 रूल को फॉलो करना है, क्योंकि H2 और लिक्विड तुम तो ऐसे समझ जाओगे, उसको हटा दोगे, और एक है तुम्हारा सॉलिड फॉर्म को तुम्हें हटाना है। आगे इसको क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारा कि क्यों हटा देते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ KC फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम फॉर फ्रॉम द वैल्यू ऑफ KP। KP से KC निकालना है, तो सिंपल सी बात है, जो तुम पढ़ते आ रहे हो रिलेशन, वही तुम्हें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है रिलेशन, जरा देखते हैं कि KP इज इक्वल टू होता है तुम्हारा KC। ठीक है, यहां पर होता है RT डेल N। अब तुम पूछोगे ये टर्म है क्या क्या। ठीक है, R तुम्हें पता है, T तुम्हें पता है। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं। R तुम्हारा क्या है, R तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। ठीक है, T क्या है तुम्हारा, T है तुम्हारा टेम्परेचर, T है तुम्हारा टेम्परेचर। अब नई चीज आई है तुम्हारे लिए डेल N। डेल N क्या होता है तुम्हारा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जितने भी बने हैं वो, माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट, जितने रिएक्टेंट ने रिएक्ट करा है वो, 1 या 2 या 3 ऐसे। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट ऐसे मत गिनने लगा कि अगर NO2 लिखा है तो 1 N 2 O, ऐसे नहीं कहना है। ठीक है, चलो देखो अब तुम्हारा KP किसके टर्म में बात हो रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब तुम पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे होगे। पार्शियल प्रेशर मतलब तुम इन द टर्म ऑफ प्रेशर बोल रहे होगे। ठीक है, इन द टर्म ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जब तुम कैलकुलेट कर रहे होगे तो तुम्हारा आएगा KP। अब KC कब आएगा,
केसी जब आएगा जब तुम इन दी टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर रहे होगे, ठीक है। तो ये सब तुम्हारी टर्म हो गई, और टी भी लिख लेते हैं, आप इतना सब लिखा है तो टेम्परेचर, ये क्या है तुम्हारा टेम्परेचर, इतना समझ गए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें लगने वाला है, ठीक है, पूरा का पूरा फॉर्मूला सामने रखा है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तुम्हें ये रिएक्शन दी हुई है, केपी की वैल्यू तुम्हारे पास है, टेम्परेचर तुम्हारे पास है, तो तुमको सिर्फ 3 लाइन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए सॉल्व करने में, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको जरा देखते हैं हम, कि केपी इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा केसी, ठीक है, फिर है आर और फिर है टी डेल एन, ये है तुम्हारा रिलेशन। अब देखो ये तो होगा एक लाइन, ठीक है, पूरा देखना। अब डेल एन कैसे निकालोगे, कितना बोला है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट, तो कितने प्रोडक्ट बने हैं, 2, कितने बने हैं इधर, रिएक्टेंट कितने हैं, 1, तो ये कितना हो जाएगा, डेल एन इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1 2 2 माइनस 1 मतलब आएगा 1, तो किसी की भी पावर 1 का मतलब कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। चलो एक चीज और, गैस कांस्टेंट की वैल्यू यहां पे क्या होगी, देखो तुम्हारा प्रेशर है तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, 0.0831, ठीक है। तो फिर आगे की यूनिट लिख लेना कि बार, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ये सब तुम लिख लेना, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ये हो जाएगी तुम्हारी गैस कांस्टेंट की वैल्यू। अब सब चीज तो है तुम्हारे पास, चलो जल्दी जल्दी पुट करते हैं। केपी है क्या तुम्हारे पास, केपी दिया है तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 1.8 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। यहां से मैं केसी की वैल्यू निकाल रहा हूं तो सीधे इसको नीचे लिख दूं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, आर मतलब 0.0831 इंटू टी कितना दिया है तुम्हें, टी दिया है 500, देखो इसकी टोटल पावर थी 1, लिख ही देते हैं 1, तो मतलब तो 1 ही है, नहीं लिखे या लिखे, ठीक है। चलो ये हो जाएगा तुम्हारा केसी, क्या निकाल रहे हैं हम, केसी। यहां से तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, केसी इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लो अब इतना, ठीक है, कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा 4.35 इंटू 10 की पावर -4, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। जरा स्टेप काउंट करो कितना आया, इसको छोड़ दो, ये तो अभी लिखा था 1 2 3, हो गया 3 स्टेप में आंसर को मिला के, समझ गए इतना। चलो अब देखते हैं कौन सा तुम्हारा सेकंड वाला, जल्दी से तुम करके दिखा दो ये वाला सेकंड वाला, जल्दी से देखते हैं। देखो अब तुम्हारा कौन सा है, सेकंड बोल रहा है तुम्हारा भाई कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हें दिया है, तुम्हें बन रहा है लाइम और तुम्हें बन रहा है क्या, CO2 बाहर निकल रही है, ठीक है। यहां पर मत देखने लगना ये सॉलिड है, वरना इग्नोर कर दो, रिएक्शन को इग्नोर कर दो, क्वेश्चन इग्नोर हो जाए, ठीक है, ऐसे नहीं देखना है। चलो अब हम देखते हैं, तुम्हें निकालना है केसी की वैल्यू, केपी की वैल्यू कितनी है 167, लिख दिया सीधे सीधे मैं लिखूंगा। अब सबसे पहले तुम्हें डेल एन चाहिए, डेल एन कितना हो जाएगा, ये 2 है ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 1 मतलब 1, आना तो 1 ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1। अब देखो इसकी पावर 1 मतलब 1, तो सीधे सीधे वैल्यूज को पुट करो, क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.0831 इंटू टेम्परेचर कितना दिया तुम्हारा 1073 केल्विन, काफी हाई है, ठीक है। तो ये इसकी टोटल पावर 1 है। अब यहां से जब तुम कैलकुलेट करोगे केसी की वैल्यू, तो केसी इज इक्वल टू कितना आएगा, जल्दी से बता दो कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा 1.87, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, था ना इजी, ठीक है। ये पता होना चाहिए, और ये सब देखो सिर्फ रिलेशन पता होने से मतलब नहीं है, तुम्हें इन चीजों का मतलब पता होने चाहिए, ठीक है, जो कि अब तुम्हें पता है ना। चलो ये बस लगना था हमारा, यही था हमारा बाहुबली, इससे हो जाएगा हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व। और फिर अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब तुम्हारा क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केसी की वैल्यू तुम्हें गिवन है एट कितना 1000 केल्विन पर, ठीक है, और ये रिएक्शन तुम्हें दी है। अब उसमें वो बोल रहा है कि बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम आर एलिमेंट्री बायमोलिकुलर, ठीक, रिएक्शन व्हाट इज केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो सिर्फ ध्यान एक चीज पे देना है तुम्हें, सिर्फ एक चीज दोगे, अगर तुम्हें दिख रहा है फॉर पूछ रहा है वो क्या, रिवर्स रिएक्शन, और तुम्हें केसी की वैल्यू अगर गिवन है तो सीधा साधा लिख के आओगे, एग्जाम में लिख के आओगे तो बिल्कुल हम ऑर्डर वाइज लिखेंगे कि कैसे लिखोगे। देखो सबसे पहले लिखोगे तुम गिवन तुम्हें क्या क्या है, केसी इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा 6.3 इंटू 10 की पावर 14, ठीक है, और फिर लिखना साइड में 8000 केल्विन, ये लिख दिया। अब बात कर रहा है क्या, फॉर रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, तो केसी फॉर रिवर्स्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो हो जाता है इनवर्स ऑफ केसी, तो क्या लिखोगे 1/kc,
ठीक है, ये तो तुम्हें पता है क्या हो जाएगा 1/kc हो जाएगा। अब जब तुम्हें kc की वैल्यू गिवन है और ठीक है फिर लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन kc इतना है तुम्हारा, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 6.3 इंटू 10 की पावर 14। सही लिखा है, सब सही लिखा है, तो समझ गया अभी तक। ठीक है, तो बस यहां पर जब तुम वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1.59 इंटू 10 की पावर -15। ये हो जाएगा तुम्हारी kc की वैल्यू। अब ये बताओ रिवर्स रिएक्शन में क्या इसकी यूनिट में कुछ फर्क आएगा या नहीं आएगा, जल्दी से आंसर बता दो भाई। ठीक है, चलो जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए इसका, क्योंकि अपन ने अभी एक यूनिट देखी थी और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये तुम करोगे। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है तुम्हारा, एक्सप्लेन व्हाई प्योर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स कैन बी इग्नोर्ड व्हाइल राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये हमने अभी देखा था कि हमने क्या कर दिया था 1 कर दिया था, तो क्यों कर दिया था इसका रीजन तुम्हें यहां मिलने वाला है। क्या है तुम्हारा, देखो एक्सप्लेन करना है अब तुम्हें। अगर हम बात करते हैं किसकी, लिक्विड्स की, ठीक है लिक्विड्स की या फिर सॉलिड की, तो इनका हम देखते हैं मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, चलो मोलर कंसंट्रेशन की बात करते हैं हम किसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में केसी में, याद आ रहा है ना, मोल कंसंट्रेशन का रेशियो देखते हैं हम प्रोडक्ट और किसका, तुम्हारे रिएक्टेंट का। ठीक है, तो मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में हम इसको कर देते हैं यूनिटी, अभी हमने देखा था। ठीक है, तो मोलर कंसंट्रेशन होता क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यही होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ही तो होता है ना। ठीक है, तो चलो अब जरा फर्स्ट चैप्टर पे लेके चलते हैं। मोल्स क्या होता है तुम्हारा, मोल्स होता है तुम्हारा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जिसको मैं ज्यादातर लिखा करता था वहां पे गिवन मास एंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पे इनटू हो जाएगा वॉल्यूम से, ये हो जाएगा इनटू अपॉन किससे हो जाएगा, वॉल्यूम से। ठीक है, किसी भी चीज की बात कर रहे हैं अपन, किसी पर्टिकुलर लिक्विड की या सॉलिड की, ठीक है ना, और जो कि प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। समझ गए, चलो तो अब ये बताओ एक फॉर्मूला तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या, अपॉन और डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में दिख रहा है क्या, एक मास है एक वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, आंसर बता दो जल्दी से बता दो। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब ये बताओ अगर मैं किसी भी सॉलिड की बात करता हूं, किसी भी सॉलिड की, कोई भी सॉलिड, अब भले वो रिएक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, तो क्या उसकी डेंसिटी या उसका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, जो मोलर कंसंट्रेशन है ये होता है इंडिपेंडेंट होता है, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो लिख लेना, ये क्या होता है तुम्हारा, इंडिपेंडेंट होता है। और देखो हर किसी की, सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी और तुम्हारा जो मास है ये क्या होगा, फिक्स होगा। अगर फिक्स होगा तो हम इसको क्या बोलते थे कि भाई कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट हो जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं या फिर हम यूनिटी ले लेते हैं 1 इज इक्वल टू, हम 1 लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसका यही आंसर था, यही लेके आओगे, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन होता है इंडिपेंडेंट। और अगर तुम्हें समझाना हो समझा ही देना, क्योंकि इतना बस मत लिख के जाना कि मोलर कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्या लिख के आओगे, ये एक्सप्रेशन कर देना, छोटा सा तो है ही 3-4 लाइन का, ये एक्सप्रेशन कर देना, बता देना कि डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी सॉलिड या लिक्विड की क्या होती है, एकदम फिक्स होती है, जिसके कारण हम उसको कांस्टेंट बोल देते हैं, और इसके कारण तुम्हारा वो हो जाता है इंडिपेंडेंट। समझ गया इतना। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया फिनिश, और हमने इसको कर दिया फिर से सॉलिड और लिक्विड को इग्नोर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रिएक्शन बिटवीन N2 और O2 टेक्स प्लेस एज फॉलो। ठीक है भाई, ऐसे रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ऐसे रिएक्शन हो रही है। इफ अ मिक्सचर ऑफ 0 पॉइंट, अब इसको जरा जल्दी जल्दी लिख लेते हैं कि क्या कह रहा है। अगर मिक्सचर किसका, N2 का और O2 का, ठीक है, रखा जाता है किसमें, 10 लीटर रिएक्शन वेसल के अंदर। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है कि N2 मतलब 0.482, ठीक है, N2 का प्लस किसका, O2 का। ठीक है, तो कितना है O2 का, 0.933, है ना, किसके अंदर रख दिया गया, इन अ वेसल, 10 लीटर का जो वेसल है उसके अंदर। एंड अलाउड टू फॉर्म N2O एट अ टेम्परेचर फॉर विच तुम्हारा Kc इतना गिवन है। डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, और तुमने क्या किया है, वहां से किसको अलाउ कर दिया है, N2 को आने के लिए। तो मतलब कितना, N2O का जो तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारा मिक्सचर है,
तो अब मिक्सचर का तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आएगा, ठीक है। Kc तुम्हें गिवन है, Kc मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें गिवन है, ठीक है। तो देखो अब हम निकालेंगे कैसे, निकालने के लिए हमें चाहिए क्या क्या है, सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, देखो भाई कंसंट्रेशन निकालना है, Kc की वैल्यू पता है तो Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो हम वहां से निकाल लेंगे मिक्सचर का, ठीक है। इतना समझ में आ गया है। तो चलो हमारे पास है 10 लीटर का वेसल, यहाँ पे 10 लीटर का वेसल है। अब मान लेते हैं जब रिएक्शन हुई ही नहीं होती है, ठीक है, तो सिर्फ तुम्हारे क्या प्रेजेंट होंगे, सिर्फ तुम्हारे रिएक्टेंट ही प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.482 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, 0.933 डिवाइडेड बाय 10। ये सिर्फ मास लिख रहा है अपन किसका, N2O2 का। और फिर अगर रिएक्शन हुई ही नहीं है तो ये भी पास नहीं हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है। यहां से वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 0.0482, ठीक है। यहां पे कितना आएगा 0.0933 और ये तो 0 है ही। अब हम बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे हमें पता है यहाँ पे क्या बना रहा है, ये 2 मोल बना रहा है, ठीक है, ये भी 2 मोल बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे क्या बना रहा है, 2 मोल बना रहा है, और ऑक्सीजन बना रहा है तुम्हारा 1 मोल, और ये भी बना रहा है तुम्हारा 2 मोल, ठीक है। अब बताओ कुछ मोल बना रहा है तो अपने ही तो कुछ सब्सटेंस से बना रहा होगा, अपने ही मास से तो मिलके बना रहा होगा ना, ठीक है। मतलब इतना जो इसके पास कंसंट्रेशन है इससे ही मिलके तो वो कुछ मोल बना रहा होगा, ठीक है। तो मतलब वो जो मोल बना रहा है तो ये कितना हो जाएगा, इसका मास कम हो जाएगा कितना 0.0482 माइनस 2x। समझ गए इतना, मतलब कि अगर रिएक्टेंट ही रिड्यूस नहीं होंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर आंसर यस है तो भाई एक बार फिर से पढ़ के आ जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर रिएक्टेंट ही रिड्यूस नहीं होंगे तो फिर प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा तुम्हारा फिर 0.0933 माइनस x, ठीक है, और फिर तुम्हारा मोल तो बन ही रहा है 2x उसका। इतना आ गया समझ में, ठीक है। तो देखो ये हो गया तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे तुम्हारा मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये आ गया तुम्हारा रेट, इतना आ गया ना, ठीक है। बस इतना ही समझना था। अब देखो जब भी तुम वैल्यू निकालोगे, ठीक है, वैल्यूज को मैं इधर लिख देता हूं जरा, 0.0482 माइनस तुम्हारा क्या है 2x, ये किसकी वैल्यू है N2 की, O2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 0.0933 माइनस x। अब ये देखो ये जो वैल्यू आ रही है ये काफी ज्यादा छोटी है, ठीक है, काफी ज्यादा छोटी है किससे, Kc से, समझ रहे हो, काफी ज्यादा छोटी है। तो फिर हम इस वैल्यू को कर देते हैं नेग्लेक्ट, हम क्या लेते हैं फिर इसकी वैल्यू सीधी लेते हैं हम 0.0482। अब तुम खुद सोचो अगर इसको मैं माइनस करने बैठ जाऊं इससे, समझ रहे हो, इसको अगर मैं माइनस करने बैठ जाऊं तो और कितनी छोटी वैल्यू आएगी, वैसे ही वो 0.0 में, ठीक है। तो इतनी छोटी वैल्यू है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम सीधी वैल्यू लेते हैं कितनी 0.933 और x और माइनस 2x को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं बाहर। अब यहां से हम निकालेंगे क्या, हमारा Kc, ठीक है। तो Kc क्या आएगा देखो, Kc आएगा तुम्हारा Kc इज इक्वल टू होगा क्या तुम्हारा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, यही पढ़ा है हमने, ठीक है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अब है क्या, क्या देखो प्रोडक्ट है तुम्हारा कौन सा, जो N2O बन रहा है, जरा बताओ उसका कंसंट्रेशन कितना है 2x, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बात हो रही है, ठीक है, 2x। अब यहां पे देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कितना प्रेजेंट है, नाइट्रोजन का है 0.0482, ठीक है, 0.0482, और जो तुम्हारा नाइट्रोजन है वो क्या है स्क्वायर में, ठीक है, तो ये जाएगा स्क्वायर। इतना आगे समझ में, ठीक है, 2N2 है ना, ठीक है। उसके बाद अब तुम्हारा ऑक्सीजन का कितना है 0.0933, समझ गया था ना। बस इसको कैलकुलेट करोगे तो Kc इज इक्वल टू जाएगा 6.58 इंटू 10 की पावर माइनस 21, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ये हो जाएगा मोल। इतना समझ गए, तो बस ऐसे ही तो तुम्हें वैल्यू निकालनी थी। और अब देखो यहां पर ये आया कैसे, ठीक है, ये 2x की वैल्यू आई है ना, Kc की वैल्यू नहीं आई है, ये आई है 2x की वैल्यू, क्योंकि हमें x की वैल्यू तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो जब x की वैल्यू को तुम रखोगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू को रखोगे, कितना है तुम्हारा, ये है तुम्हारा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 37। अब पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 2x,
ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कंसंट्रेशन ऑफ तुम्हारा N2 कितना था 6.58 इंटू 10 की पावर -21 मोल। आ गया समझ में? ठीक है, बस देखो यहां पर वैल्यूज को पुट करनी है तुम्हें, ये वाली तुम्हें पूरा आंसर मिल जाएगा, 2x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो सारे के सारे कंसंट्रेशन अब हमें पता है कि भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन पर N2 का कंसंट्रेशन कितना था, इतना 6.58, और फिर तुम्हारा ऑक्सीजन का कितना था 0.0933, और तुम्हारा फिर नाइट्रोजन का था 0.048। समझ गए, सारे कंसंट्रेशन हमने निकाल लिए और समझ में भी आ गए होंगे, उम्मीद यही करता हूं। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है तुम्हारा कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ किसके साथ कर रहा है, वो Br2 के साथ। ठीक है, तो क्या बना रहा था, एंड गिव्स नाइट्रोसिल ब्रोमाइड। ठीक है, चलो ये पूरी रिएक्शन तुम्हें दिख रही है, इसमें घबराने की बात नहीं है, एज पर रिएक्शन गिवन बिलो तुम्हें रिएक्शन दिख रही है। ठीक है, उसके बाद व्हेन 0.087 मोल ऑफ NO। चलो अब इधर देखो ध्यान से कि क्या बोल रहा है, जब 0.087 किसके मोल, NO के मोल रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, तुम्हारे ऑक्सीजन, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। कितना है ब्रोमीन का अमाउंट, 0.0437। ठीक है, आर मिक्स्ड इन अ क्लोज कंटेनर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर है, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद तुम्हारा क्या बन रहा है, 0.0518 मोल ऑफ NaOBr इज ऑब्टेन्ड एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तुम्हारा कितना मास मिल रहा है, तुम्हें मिल रहा है 0 पॉइंट इतना मोल तुम्हें मिल रहा है। ठीक है, तो चलो अगर मैं मान लेता हूं यहां पर, फिर तुम्हें निकालना है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ NaO और Br2। अब यहां पर जब वो रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है तुम्हारा, ये बन रहा है 2NOBr नाइट्रोसिल ब्रोमाइड। ठीक है, ये बन रहा है तुम्हारा, और कितना दे रहा है एट इक्विलिब्रियम 0.0518। ठीक है, ये तो सीधे सीधे हमने गिवन वैल्यू लिख ली। अब देखो वो बोलना क्या चाह रहा है कि भाई तुम Br निकालो और NO निकालो। ठीक है, ब्रोमीन और तुम्हें किसकी निकालनी, तुम्हें नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड की तुम्हें निकालना है वैल्यू। अब तुम कैसे निकालोगे, ठीक है, तो चलो निकालते हैं जल्दी से कि अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम तो क्या होगा, हम मान लेते हैं ये कितना मोल बना रहा है 2x। ठीक है, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो जितना जैसा है वैसा ही बनेगा। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा 2NO है, तो ये भी क्या बनाएगा 2x, और ये बनाएगा x, इतना ही बनाएगा ये। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में तो ये तो अमाउंट रिएक्ट कर रहा था, ये अमाउंट तो रिएक्ट कर रहा था, इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, कुछ तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा तुम्हारा 0.087 माइनस 2x, ये किसका हो जाएगा NO का। ठीक है, और यहां पर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन कितना हो जाएगा तुम्हारा Br2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा तुम्हारा, उसका हो जाएगा 0.0437 माइनस x। तो यहां पे जो तुम्हारी टर्म आएगी वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में आएगी। ठीक है, और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर हमें NOBr का अमाउंट कितना है 0.058। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 0.0518। ठीक है, तो आप इनडायरेक्टली उनने क्या दे दिया तुम्हें, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पर तुम्हें क्या मिल गया है, तुम्हें मिल गया है एक कंसंट्रेशन। ठीक है, किसका कंसंट्रेशन, तुम्हें मिल गया है नाइट्रोसिल ब्रोमाइड का। तो इसमें हम क्या निकालना है, हमें चाहिए क्या, सिर्फ x की वैल्यू तो चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 0.0259। ठीक है, तो बस x की वैल्यू आ जाएगी, यहां से तुम अपना निकाल सकते हो कंसंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा देखो, NO इज इक्वल टू कितना कंसंट्रेशन आएगा 0.087 माइनस 2x की वैल्यू सीधी पुट कर दो 0.0518। ठीक है, अब वहीं पर ब्रोमीन का क्या आएगा तुम्हारा Br2 इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा 0.0437 माइनस x की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 0.0259। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, तो क्या आएगा तुम्हारा, इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारी वैल्यूज क्या आनी है जरा बताओ। ठीक है, तो वैल्यूज आएगी तुम्हारी 0.352। ठीक है, और यहां पर आएगा तुम्हारा 0.0178। तो ये आएगी तुम्हारी वैल्यूज।
ठीक है। तो भाई हमसे जो पूछा गया था कि कंसंट्रेशन कितना होगा इन दोनों का, तुमसे ये पूछा गया था, तो भाई इतना होगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा 0.352 और 0.178। इतना समझ में आ गया है, ठीक है। तो बस तुम्हें बस दिमाग लगाना है, सिर्फ छोटा सा दिमाग, कि उसने बोला है कि जो मोल है ऑफ NaBr ऑब्टेन एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे जो मोल है वही वैल्यू तुम्हें पुट कर देनी थी इक्विलिब्रियम के टाइम पे, ठीक है। और बस ये याद रखना कि किसका कितना मास बनने वाला है, 2x और x, ठीक है, समझ गए थे ना। जितना यहाँ पर मोल होगा उतना वहां पे 2x बनेगा, यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट 450 केल्विन Kp की वैल्यू तुम्हें गिवन है, ठीक है, फॉर द गिवन इक्वेशन तुम्हें दी है, गिवन रिएक्शन तुम्हें दी हुई है, एट इक्विलिब्रियम पर वो रिएक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। कितनी है तुम्हारा 2SO2 रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तुम्हारा बना SO3, ठीक है। चलो व्हाट इज Kc एट दिस टेम्परेचर, एक चीज ध्यान में दे रहा हो, Kp गिवन है, Kc पूछा है, क्या लगेगा, रिलेशन लगेगा, तो क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू क्या होगा, Kc आर टी डेल एन, याद आ रहा है, अभी बहुत अच्छे से पढ़ा था ये वाला रिलेशन, याद आ रहा है ना। चलो तो ये हो जाएगा तुम्हारा रिलेशन। अब Kp की वैल्यू तुम्हारे पास है तो क्या है, 2 × 10 की पावर 10, ठीक है। Kc हमें निकालना है तो Kc हमने सीधा सीधा रख दिया, ठीक है। अब R कितना होता है, 0.0831 इंटू टेम्परेचर बोल रहा है वो एट 450, तो 450 केल्विन भी हमने रख दिया, ठीक है। अब बात बचती है सिर्फ किसकी, डेल एन की। डेल एन क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट, तो ठीक है। तो डेल एन इज इक्वल टू, देखो प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं तुम्हारे, 1, तो हो जाएगा 1, माइनस रिएक्टेंट कितने हैं तुम्हारे 2, तो ये कितना आएगा, -1। तो डेल एन की वैल्यू आ रही है -1। अब कैसे निकालोगे, -1 आ गया, माइनस का 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, रेसिप्रोकल ही तो है, 1 अपॉन में लेके आना है, तो ये कितना जाएगा तुम्हारा, देखो 2 इंटू ये हो जाएगा -1, ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर 10 इज इक्वल टू Kc, ये फिर -1 मतलब 1 अपॉन 0.0831 इंटू 450 केल्विन। बस अब तो Kc की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हो, डिवाइड भी नहीं करना है, इंटू ही करना है, ठीक है। तो Kc की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां पर Kc इज इक्वल टू 7.47 इंटू 10 की पावर 11, ये आएगा तुम्हारा Kc। यूनिट बता दो जरा जल्दी से, यूनिट क्या आएगी इसकी, मोल इनवर्स लीटर। क्यों आई, क्योंकि देखो नीचे प्रेजेंट है तो ये इसकी क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, समझ गए इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, समझ गए, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो बस तुम्हें करना ही क्या था, सिर्फ रिलेशन पता होना था, ये जाएगा तुम्हारा फिर आंसर, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है, अ सैंपल ऑफ HI इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क एट अ प्रेशर। देखो भाई एक फ्लास्क प्रेजेंट है, ठीक है, फ्लास्क ऐसा कुछ प्रेजेंट होगा, ये वेसल बन गया टाइप का, ठीक है, फ्लास्क कुछ ऐसा प्रेजेंट है, ये हमने ऊपर से लिड भी लगा दिया, ठीक, एट अ प्रेशर 0.2, यहाँ पे 0.2 ATM का प्रेशर पर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, तुम्हारा सैंपल है, किस चीज का सैंपल है, तुम्हारा HI का सैंपल है, ठीक है ना। चलो इसको हमने रख दिया फ्लास्क के अंदर, ठीक है, उसका प्रेशर है 0.2 ATM एट इक्विलिब्रियम, द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI गैस इज 0.04। अब देखो पार्शियल प्रेशर बोल रहा है, मतलब कुछ प्रेशर रिड्यूस हो गया होगा, ठीक है, पार्शियल मतलब उसका थोड़ा कम। चलो देखो यहां पर बोल रहा है, अगर टेम्परेचर हम देखें कि प्रेशर में क्या चेंज आया, ठीक, चलो वो देखते हैं। व्हाट इज Kp फॉर द गिवन इक्विलिब्रियम, इसके लिए Kp क्या होगा हमें ये बताना, ठीक है। तो देखो भाई टेम्परेचर में क्या चेंज आया, सबसे पहले तो चेंज, टेम्परेचर बोल रहा हूं, टेम्परेचर नहीं, प्रेशर में क्या आएगा, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। सबसे पहले वो रखा था 0.2 ATM पे माइनस, ठीक है, इनिशियली 0.2 पे था, और अब उसका प्रेशर कितना है 0.04 ATM, ठीक है। तो टेम्परेचर में चेंज कितना आया होगा, 0.16 ATM, यही आएगा टेम्परेचर में चेंज, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से देखना इस रिएक्शन को, क्या हो रहा है, 2HI, ठीक है, क्या बना रहा है तुम्हारा, ये बना रहा है H2 और ये बना रहा है I2, इतना समझ गए, ठीक है, ये बना रहा है H2 और ये बना रहा है I2, इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो एट इक्विलिब्रियम
यहां पर हो क्या रहा है, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना है, ये देखो प्रेशर इसने दिया हुआ है तुम्हारा क्या, इक्विलिब्रियम पे तुम्हारा देखो एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर कितना है 0.4, तो HI का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा 0.04 ATM। इतना आगे समझ में, ठीक है ना। अब इक्विलिब्रियम पर है, इतना तो समझ गए हो तुम, ठीक है। तो बताओ इनके प्रेशर में क्या चेंज आया होगा, इस चेंज में से कुछ चेंज आया होगा इसमें, ये तो सिर्फ HI का था, ठीक है। तो इनमें क्या इनमें भी तो चेंज आया होगा, तो कितना हो जाएगा वो 0.16/2, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे तो ये भी क्या जाएगा 0.16/2, क्योंकि अगर देखो यहां पर 2 लिखा होता तो हम 2 का इंटू करते। इतना आगे समझ में, ठीक है। अब सिर्फ चीजें ये आ रही होंगी तुम्हें याद कि ये 0.04 क्यों है और ये 0.16 क्यों है, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा साधा ये है कि देखो भाई, ये इसका टेम्परेचर रिड्यूस होके इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आके इसका 0.04% है, मतलब ATM प्रेजेंट है। इतना आगे समझ में, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अब H2 और I2 की, H2 और I2 की, तो जो रिड्यूस हुआ, जो बचा कुचा प्रेशर है उसका लिखा हमने 0.16, हमने जो अभी निकाला, अपॉन 2 क्यों किया, क्योंकि ये देखो इनकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है, हमें तो 1 से निकालना है ना, ठीक है। यहां पर देखो ये 2 है तो हमने सीधे सीधे 2 से डिवाइड कर दिया। इतना आगे समझ में, तो इसका आंसर क्या जाएगा 0.08। इतना समझ गए। तो क्या मैं यहां से अब Kp की वैल्यू निकाल सकता हूं, Kp की वैल्यू निकाल सकता हूं, देखो क्या जाएगा Kp इज इक्वल टू, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, ये देखो H2I2, ठीक है, अपॉन तुम्हारा अब रिएक्टेंट क्या है तुम्हारा, ये देखो 2HI, तो HI का स्क्वायर, एक्टिव मास ऑफ HI का स्क्वायर। इतना समझ गए, ठीक है। ये देखो इन दोनों की वैल्यू सेम है तो मैं सीधे स्क्वायर कर देता हूं, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा Kp इज इक्वल टू 0.08 का स्क्वायर अपॉन यहां पे क्या जाएगा तुम्हारा 0.04 का स्क्वायर, तो ये क्या दिख रहा है तुम्हें 64/16 मतलब 4, तो ये क्या Kp कितना आएगा, Kp इज इक्वल टू जाएगा 4.0। और अब बताओ ये किस टर्म में आएगा, पास्कल में आएगा कि बार में आएगा, कुछ में नहीं आएगा, ये आएगा तुम्हारा किस में, ATM में, सारी की सारी टर्म किस में, ATM में, तो ये कितना आएगा 4 ATM। इतना समझ गए। तो हमसे क्या पूछा था, तो व्हाट इज Kp, तो कितना है तुम्हारा 4 ATM, ठीक है। गिवन इक्विलिब्रियम के लिए जो तुम्हारा प्रेशर होगा वो कितना होगा 4 ATM, समझ गए इतना, ठीक है। तो बस ये इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो होता है हमारा फिनिश, ठीक है। समझ में आए होंगे सारे के सारे तुम्हारे, एकदम फॉर्मूले लगे हैं या फिर रिलेशन लगा है, ठीक है। और एक ही जगह पे हमारा कॉन्सेप्ट लगा था वो सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसने के अलावा तो तुम्हें पूरा समझ में आया होगा। और भी नई वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आने वाले वीडियो में, और हम मिलेंगे वहां लर्न हुआ फ्री है पर बेस्ट जहां।